Hello everyone, a very good afternoon to all and welcome to the first lecture of our history main series, and in this first lecture we will talk about ancient India plus culture। हमेशा याद रखो कल्चर उस टाइम पीरियड का पार्ट है जिसको हम एंशियंट इंडिया में पढ़ते हैं। कल्चर कभी भी अलग से नहीं पूछा जाता। ये उस टाइम पीरियड की बात है कि उस जमाने का कल्चर किस तरह से है, तो इन दोनों की इकट्ठी तैयारी की जाती है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। अब जब हम इस एंशियंट इंडिया और कल्चर की बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी हम तैयारी क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों करनी चाहिए। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर्स को उठा के देखोगे तो हर साल हिस्ट्री में से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल हिस्ट्री को 75 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये हिस्ट्री की वेटेज रही। और इसमें अगर हम एंशियंट इंडिया प्लस कल्चर की बात करें तो हर साल 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 10 मार्कर, एक क्वेश्चन 15 मार्कर, विच मीन्स 25 मार्क्स के लिए ही आपको हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आप 25 मार्क्स के लिए इस एंशियंट हिस्ट्री और कल्चर को प्रिपेयर करते हैं। सो रिलेटिवली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आपको ढंग से तैयारी करनी चाहिए। अब हम अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास एक सबसे पहले स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाएंगे। सो वी हैव फॉर्म्ड अवर स्ट्रेटेजी बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 years यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। और उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इन टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं जो लास्ट 10 years में पूछे गए, विच मीन्स रफली 1.5 क्वेश्चन एवरी ईयर, और पिछले कुछ टाइम से 2 आ रहे हैं, तो मिनिमम आप 2 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करें, सो द एरियाज लाइक वैदिक एज, फिलोसफीज ऑफ इंडिया लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, देन वी हैव स्कूल्स ऑफ आर्ट। तो वेरिड एरियाज में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको हम आगे चल के एनालाइज भी करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। Based upon these questions, we have identified three type of question, three question patterns that are repeatedly asked। कि आप हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए जो यहाँ से पूछा गया हो, वो इसी 3 तरह का क्वेश्चन का एक क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन के 3 ही टाइप्स हैं, उनमें उन एरियाज को फिट इन किया जाता है। वो हम लास्ट तक समझ जाएंगे क्योंकि पहले मेरे को आपको 2023 के क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन, जस्ट बियर विद मी टिल देन, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम 2023 के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस तरह से ज्योग्राफी एंशियंट हिस्ट्री को उसने इम्पैक्ट किया है, उसको इन्होंने फ्रेम किया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया। तो बेसिकली ज्योग्राफी अफेक्टिंग द हिस्ट्री, ये आपका क्वेश्चन है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नो दिस इज अ होलिस्टिक क्वेश्चन। ये कोई पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, आपको ओवरऑल हिस्ट्री की समझ होनी चाहिए। हिस्ट्री का हर टाइम पीरियड आपको अंदाज़ा होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी उसको किस तरह से इम्पेक्ट कर रही है। नाउ एट द फर्स्ट इंस्टेंस दिस मे सीम टू बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट सो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर एज के बारे में आप नहीं ढंग से पढ़ के गए और उस पर्टिकुलर एज का कोई एस्पेक्ट पूछ लिया, जैसे वैदिक एज की सोसाइटी पूछ ली। मान लीजिए आपने वैदिक एज नहीं पढ़ा तो आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, पर आपने पूरी एंशियंट इंडिया तो पढ़ी है, आपने कुछ एरियाज तो कवर किए होंगे। सो दीज क्वेश्चन मे सीम टू बी अ डिफिकल्ट वन, बट इन रियलिटी दीज आर मच इजियर देन दोज क्वेश्चन जो पर्टिकुलर होते हैं। क्यों? अब यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करने की कला सिखाऊंगा या फिर किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को इमेजिन कीजिए और उसमें जितने भी टाइम पीरियड्स हैं उसको एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। मैं एक बार के लिए आपके लिए लिखता हूँ। सबसे पहले हम हड़प्पन एज को पढ़ते हैं, फिर हमारे पास है वैदिक एज, देन वी हैव जनपदास एंड महाजनपदास। एट फोर्थ वी हैव मॉडर्न या फिर मॉडर्न एम्पायर, मॉडर्न एज, या फिर आप मगध की बात कर सकते हो। देन आप आउटसाइड इन्वेजन्स की बात कर सकते हो, जो इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, कुशानास, इन सब की हुई है। फिर आप गुप्ता एज के बारे में बात कर सकते हो और एक आप साउथ एज की संगम एज के बारे में बात कर सकते हो, जो इस टाइम पीरियड के प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, प्रोमिनेंट टाइम पीरियड्स है। ये आपने 7 पॉइंट्स लिख लिए। यही 7 पॉइंट आपको वहां पे लिख के आने हैं। हड़प्पन एज की बात करें, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर कौन सा है? वो है इंडस रिवर। तभी तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस रिवर की वजह से तो सिविलाइजेशन बनी। अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा इनको लिखना भी कैसे है। वैदिक एज की बात करें, आर्यन इन्वेजन थ्योरी है इसके अंदर और वो एक तरह का ज्योग्राफिकल फैक्टर है। जनपद और महाजनपद की बात करिए, गंगा यमुना द्वाब के अंदर है और गंगा यमुना द्वाब का फायदा क्या है? ये एक फर्टाइल प्लेन है।
फर्टाइल प्लेन होने की वजह से एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी आएगी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, टाउन्स, जो कि जनपद, महाजनपद कहलाते हैं। अगेन ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसिंग द हिस्ट्री। देन वी हैव मौर्यस। मौर्यस राजगीर पाटलिपुत्र, हम पढ़ते हैं वहां पर कि उनके जो शहर थे, कैपिटल शहर, वो इतने ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली अच्छे लोकेटेड थे कि उनके ऊपर अटैक करना बहुत मुश्किल था। काफ़ी अच्छा डिफेंस था उनका, जिसकी वजह से मॉडर्न एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर बनेगा, या फिर मगध सबसे बड़ा महाजनपद बनेगा। अगेन ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसिंग। आउटसाइड इन्वेजन्स की बात करें तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, पाकिस्तान साइड का एरिया, जो पहले इंडिया का हिस्सा था, तो वहाँ पर पासेज हैं, बोलन पास, खाइबर पास, इन सब पासेस की आप बात कर सकते हो। यही तो रूट यूज़ किए जाते थे इन्वेजन्स के लिए। नॉर्थ वेस्ट एरिया हमारे इंडिया का हमेशा पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से इन्वेजन्स होते रहे हैं। तो जोग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग द हिस्ट्री, जिसकी वजह से मगध एम्पायर या फिर मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होगा। ज्योग्राफी ने लिंक कर दिया। गुप्ता एज की बात करें, उसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड के ऊपर जो हमारा ट्रेड था, इकोनॉमी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हमने ट्रेड रूट्स को ऊपर कब्जा कर लिया था, एक तरह से हमने उनको ऊपर टैक्स लगा दिया था। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी ऑफ दैट पीरियड, which is ultimately affecting the whole of the history of that time period. Again a very easy thing. संगम एज की बात करें, संगम एज में मैंने आपको चोला चीरा पांड्या पढ़ाया। इन सब के पास अपने प्रोमिनेंट पोर्ट्स थे, जिनकी वजह से इनकी इकॉनमी बहुत ढंग से बेहतर चलती थी। सो जो पोर्ट्स हैं वो एक जोग्राफिकल फैक्टर है। ज्योग्राफी ने इकॉनमी को इम्पैक्ट किया, इकॉनमी ने हिस्ट्री को इम्पैक्ट किया। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि हाउ डज द ज्योग्राफी हैड अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड या फिर इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, तब भी आप यही आंसर लिख के आओगे। क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल है, पर जब आपने इसको तोड़ा, उसको समझने की कोशिश की, लाइन वाइज आपने देखा, तो आपको बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी प्रायर तैयारी के आपके 7 पॉइंट अपने आप बन गए। संगम एज के पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हो, ये तुंगा भद्रा दोआब के लिए लड़ते रहेंगे, कावेरी रीजन के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि वो एक फर्टाइल लैंड है। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी आएगी, इकोनॉमी इंप्रूव होगी, ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसिंग द हिस्ट्री। सो इन अ नटशेल वी हैव एट हैंड्स, वी डू हैव दी 7 पॉइंट, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और 10 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर 7 पॉइंट मोर देन एनफ है, अगर आप उसको स्ट्रक्चर में ढंग से लिखा होगे। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी आपको होलिस्टिक क्वेश्चन आएगा, वो नो डाउट प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, आप पहले से करके नहीं जा सकते। पर अगर आप ऐसे 2 से 4 क्वेश्चंस को पहले ही प्रैक्टिस कर जाओगे, आई कैन बेट यू, आई कैन एश्योर यू कि आप बाकी बच्चों से बहुत बेहतर करके आओगे। हम इस पूरे क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, पर आपका आज का जो होमवर्क रहेगा, जो मैं आपको एंड में दूंगा, वो इसी तरह का एक क्वेश्चन रहेगा। एग्जामिन हाउ इंडियन ओशन हैज शेप्ड द एंशिएंट इंडिया। इसके ऊपर एक किताब भी है बकायदा कि इंडियन ओशन ने किस तरह से शेप किया है हमारी इंडियन हिस्ट्री को। तो उसको भी हम लास्ट में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो इस सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास 7 पॉइंट है। मैंने आपको इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी एक बार बना के दे दिया है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, आपको थोड़ी मदद हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स सर्टेनली सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, शेपिंग देयर इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। नाउ दिस इज एन एवरेज इंट्रोडक्शन। इसको मैं एवरेज क्यों कह रहा हूँ? ऑल्दो ये भी ठीक है, अगर आप एवरेज आंसर्स हर यूपीएससी क्वेश्चन में लिखाओगे, तब भी आपकी यूपीएससी की सिलेक्शन पक्की है। ये मैं आपको और ज़्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि जो ज्योग्राफी है वो सिर्फ इंडियन हिस्ट्री को नहीं इन्फ्लुएंस करती। हिस्ट्री हम किस चीज़ को कहते हैं? जब इंसान के पास रिटर्न अपनी लैंग्वेज थी, उस टाइम पीरियड से हम उसको हिस्ट्री कहने लग जाते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्ट्री में कहते हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी जो स्क्रिप्ट की नॉलेज नहीं है। हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि ज्योग्राफी ने सिर्फ इंडियन हिस्ट्री को नहीं शेप किया, बट रादर इट हैज़ बीन शेपिंग द प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड्स ऑल्सो। कैसे? कि अगर हम स्टोन एज की बात करें, तो स्टोन एज में जितनी भी साइट्स हैं, चाहे हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक साइट्स की बात करें, दे हैव ऑलवेज बीन अराउंड द रिवर साइड्स और ऑन द फुट हिल्स। फुट हिल्स के ऊपर क्यों? क्योंकि वहां पर पत्थर मिलेंगे, रिवर बेड्स के पास पत्थर मिलेंगे, और क्योंकि पत्थर ही उस टाइम की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आपको ज्योग्राफी प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड्स को भी इन्फ्लुएंस करती हुई दिखेगी। तो आप अगर इंट्रोडक्शन इस तरह से शुरू करेंगे, प्री हिस्ट्री का रेफरेंस देते हुए शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके ऐसे क्वेश्चन से ज्यादा मार्क्स आएंगे। दिस इज बेसिकली द क्लास ऑफ
आंसर्स, कि मान लीजिए किसी बच्चे ने बुरा आंसर लिखा, अब कोई बच्चा इस तरह का आंसर लिख के आएगा, कोई बच्चा बहुत बेहतर आंसर लिख के आएगा, तो ये एक चीज़ होगी। नाउ सेकंड थिंग, इस आंसर के अंदर हम और क्या डाल सकते थे, वो है प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक इंडिया का मैप बना सकते थे छोटा सा, और उसके ऊपर कुछ कुछ सर्टेन जो जोग्राफिकल फीचर्स आइडेंटिफाई कर सकते थे, जैसे नॉर्थ वेस्ट में कि यहाँ पर पासिस हैं तो इन्वेडर्स आए, पूरे गंगा यमुना दोआब में कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विच लेड टू द राइज ऑफ मगधा। साउथ के अंदर हम पोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो अगर आपको इस तरह से बेहतर करना चाहते हो तो आप इसमें इंडिया का मैप बना सकते हो। आई होप कि आपको जो आइडिया है वो क्लियर हो गया होगा। पर ये जो मॉडल आंसर है ये भी अच्छा मॉडल आंसर है, इसको इम्प्रूव करने के बारे में बात बता रहा हूँ, ताकि आपको एंड तक दिखने लग जाए कि किस तरह से बेहतर आंसर लिखे जाते हैं। पर हमेशा ये याद रखना कि आपको हीरो नहीं बनना। ज़्यादातर बच्चे हीरो बनने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि आज मैं आंसर लिखने लगा हूं तो मैं कल तक बेस्ट आंसर लिख दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने खुद आंसर्स लिखने की प्रोसेस को शुरू किया था, सो इट नियरली टुक मी अराउंड 2 मंथ्स टू राइट अ बेटर आंसर, गुड आंसर, अच्छा आंसर नहीं, बेस्ट आंसर नहीं, एक ठीक ठाक आंसर लिखने में 2 महीने लग गए थे, जब मैं हर रोज उठ के 2 आंसर एक ही टाइम पीरियड पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिखता था। सो इट विल टेक सम टाइम। पहले आंसर्स लिखना शुरू कीजिए, चाहे पहले कंटेंट को देख के आंसर्स लिखना शुरू कीजिए, पर लिखिए ज़रूर, बिकॉज जो मेंस है वो सिर्फ कंटेंट की गेम नहीं है, वो उसके साथ साथ आपकी एग्जीक्यूशन की गेम है। आप आंसर राइटिंग करते कैसे हो, आप अपने थॉट जो आपके पास हैं उनको लिखते कैसे हो। जैसे आपने पहले ये क्वेश्चन को पढ़ा कि हाउ डज ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस इंडियन हिस्ट्री, आपको ये लगा होगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ये मुश्किल क्वेश्चन है। पर जब मैंने आपको ये कंटेंट बताया, आपने ये पढ़ा होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपने 60-70% ये कंटेंट पढ़ा होगा, आपको पता होगा जो मैंने अभी आपको बताया। पर आपको डर क्यों था? क्योंकि आपके लिए आंसर राइटिंग करनी मुश्किल है। सो अगर आपने अभी तक नहीं किया, सो दिस इज द टाइम दैट यू स्टार्ट, एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू द प्रैक्टिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, सो डू प्रैक्टिस इट। हर चीज़ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। द ओनली एक्सपेक्टेशन दैट आई हैव इन रिटर्न इज दैट यू विल वर्क हार्ड। तो यहाँ पर उसी तरह से कुछ सर्टेन एरियाज को हमने डिस्कस कर लिया, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड्स को हमने डिस्कस कर लिया, वो आपके यहाँ पर सामने आ चुका है। एंड इन द एंड, इन कंक्लूजन, हमने कंक्लूड कर लिया, इन कंक्लूजन, इंडियाज डाइवर्स जोग्राफिकल फीचर्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्ट लाइन्स were crucial in nurturing its ancient civilization, driving agriculture productivity, trade, and cultural exchange. So, a relatively simple conclusion. But this answer will be a very good one अगर आप इसको पेपर में एग्जीक्यूट कर पाओ। इतने ही लेवल के आपको आंसर चाहिए जो आपको पेपर निकलवा देंगे। बेसिक मुद्दा क्या होता है, बच्चे को हमेशा लगता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, बट जो मेंस आंसर राइटिंग है इट इज मोर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड जो आप प्रेजेंटेशन करके दे रहे हो उस कंटेंट की। जैसे मान लीजिए इस कंटेंट को किस तरह से लिखेंगे, कौन से स्ट्रक्चर के अंदर डालेंगे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन देख के, आंसर देख के समझ में आ रहा है कि ये एक अच्छा आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर स्पेसिंग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन किया गया है, बोल्ड किया गया है। तो अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के आएंगे तब आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं भर सकते क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड टाइम पीरियड ही है, और आपको लिमिटेड कंटेंट ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको मास्टरी करनी है उस क्वेश्चन की। सो दैट इज़ वन थिंग, जब तक आंसर लिखना नहीं शुरू करोगे तब तक चीज़ें मुश्किल होती रहेंगी। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज with respect to the Vedic age. So the question is, what are the main features of Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in the Indian society? So this is second pattern of question that is कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का कोई एस्पेक्ट पूछ ले, जैसे यहाँ पर वैदिक एज का सोसाइटी और रिलीजन के बारे में बात कर ली, और ये कहा गया कि इसको मॉडर्न टाइम पीरियड से लिंक करिए कि आज तक इनके जो फीचर्स हैं वो किस तरह से जीवित हैं। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब सिंपली सोचिए कि आपने वैदिक टाइम पीरियड की सोसाइटी और रिलीजन के बारे में क्या पढ़ा है। इनका रिलीजन पॉलीथीज्म के ऊपर मानता था, एक भगवान में मान, वेदास के बारे में आप लिख सकते हो, समाज में न्यूट्रलिटी है आप उसके बारे में लिख सकते हो, गुरुकुल सिस्टम है, तो बहुत सारे न्यूमरस फीचर्स हो जाएंगे। रिलीजन के अंदर आप वर्ना सिस्टम, या सोसाइटी के अंदर भी वो आ जाएगा, वर्ना सिस्टम लेड टू डिस्क्रिमिनेशन, वो सारा कुछ लिख सकते हो। तो न्यूमरस इतने पॉइंट्स होंगे आपके पास कि आपको कम ज़्यादा लगने लग जाएंगे कि इसमें से कौन से चुनूं और कौन से छोड़ूं। और अगर हम सेकंड पार्ट के ऊपर आए, डू यू थिंक दैट सम फीचर्स ऑफ इट आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी? आप अपने समाज में देखते हो कि कास्ट सिस्टम है। जो कास्ट सिस्टम वो कहाँ से निकला है? वो वर्ना सिस्टम में से निकला है। पहले गुरुकुल्स हुआ करते थे, तो गुरुकुल्स ऑल दो आज के टाइम में नहीं है, पर आज फिर भी हम अपने टीचर्स की उतनी ही इज्जत करते हैं क्योंकि वो हमारे ट्रेडिशन है, वो हमारा कल्चर बन चुका है।
अगर हम ओवरऑल बात करें, आज भी हमारे देश में संस्कृत भाषा की बहुत ज़्यादा इज्जत है, लोग आज भी संस्कृत पढ़ते हैं, इसमें भी पीएचडी होती है। ये संस्कृत भाषा उस टाइम पीरियड की है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास तो न्यूमरस एग्जांपल्स हैं वेयर वी सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ वैदिक रिलीजन इन टुडेस टाइम पीरियड। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको रफली 3 से 4 पॉइंट बताए, क्या ये आपको पता थे? ऑब्वियसली पता थे, आपको पता है, आपने समाज देखा, आपने यूपीएससी की तैयारी की है। सो दीज क्वेश्चन आर नॉट समथिंग कि जिसके लिए आपको बहुत ऐसे ज़मीन आसमान को अलग करना पड़ेगा। आप जितनी ज़्यादा ढंग से प्रैक्टिस करोगे, आपने टॉपिक उठाया, आपने टॉपिक को समझ लिया, फिर आपको उसको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल एक्सेल इट। पढ़ते रहने से एक्सेलेंस नहीं प्राप्त होगी। आइए एक बार इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। So, the introduction, the Vedic period has in India established foundational social, religious and cultural norms such as कि वैदिक एज हमारे इंडिया की फाउंडेशन है। जो उस टाइम पे वेदास लिखे गए, जो उस टाइम पे सिस्टम सेट हुआ हमारे इंडिया का, वो आज तक चलते जा रहा है। उस टाइम की वजह से विद द टाइम बुद्धिज्म जैनिज्म इंडिया में है, तो वो हमारे को देखने को मिलता है। तो आप किसी भी तरह से इंट्रोडक्शन कर सकते हो जो आपको सही लगे। देन यहाँ पर हमने इस पूरे फर्स्ट पार्ट को कि सोसाइटी एंड रिलीजन को 3 एरियाज के अंदर डिवाइड किया है। पहला है सोशल स्ट्रक्चर, दूसरा है रिलीजन और तीसरा है एजुकेशन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस जो उस तरह की उस टाइम के समाज में चलती थी। इन टोटल हमने हर पॉइंटर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 पॉइंट्स लिखे। मतलब कि जो पहला पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, उसके लिए हमने 7 पॉइंट लिखे हैं, और उसी तरह से सेकंड, जस्ट अ सेकेंड, उसी तरह से हमने सेकंड पार्ट के लिए भी 6 पॉइंटर्स लिखे। सो इन टोटल फॉर अ 15 मार्कर क्वेश्चन वी हैव रिटन 13 पॉइंट्स। और अगर आप ये सारे 13 के 13 पॉइंट पढ़ोगे, आपको लगेगा कि आपको आते थे। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए पहले किसी अलग से डॉक्यूमेंट को पढ़ के आने की ज़रूरत थी। दैट इज़ द मेजर एम्फेसिस ऑफ टुडेस लेक्चर कि आप डरिए मत। अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे मेरे साथ, सो यू विल एक्सेल इन दिस एंशियंट प्लस कल्चर की जो पूरा मेंस का कवरेज है। तो यहाँ पर आप सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इन्होंने हमारे को वर्ना सिस्टम दिया, गुड। फैमिली एंड किनशिप का कंसेप्ट दिया, अगेन हमारा फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है समाज का। रिलीजन, पॉलीथीज्म, आज भी हम एक भगवान में मानते हैं। रिचुअल एंड सेक्रीफाइस जो इन्होंने शुरू किए थे, यज्ञ पूजा सब कुछ, क्या आज हम करते हैं? हाँ करते हैं, वो हम सेकंड पार्ट में लिख देंगे। सेक्रेट टेक्स्ट, वेद उस टाइम पे लिखे गए थे कि आज तक हैं, ऑब्वियसली हैं। तो जब हम इन सारे पॉइंटर्स को लिख रहे हैं, हमारे पास तो पहले ही अपना आंसर बन चुका है सेकंड पार्ट के लिए। हमारे को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जब लिख रहे हैं, हमारे को खुद से पता लग रहा है कि आज भी ये है। देन एजुकेशन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें, गुरुकुल सिस्टम, हाँ आज भी गुरुस की प्रैक्टिस है, की रेलेवेंस है। एंड ओरल ट्रेडिशन, आज भी हम ओरल ट्रेडिशन के ऊपर रिलाई करते हैं। प्रोमिनेंस कि आज तक ये कैसा चलता जा रहा है, तो पहला है वर्ना सिस्टम गेव बर्थ टू कास्ट सिस्टम, यहाँ पर शो नहीं हो रहा स्क्रीन में, बट देयर इज अ पॉइंट। देन वी हैव रिलीजन एंड रिचुअल्स को हमने कंपेयर कर दिया, और एजुकेशन एंड कल्चर प्रैक्टिसेस को हमने कंपेयर कर दिया। तो जो पहले लिखा था उसी को बस मॉडिफाई करते हुए प्रेजेंट डे रेलेवेंस के थ्रू हमने लिख दिया। अब नो डाउट, क्योंकि ये टॉपिक, ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपके पास इससे एडिशनल पॉइंट्स भी होंगे। बट द पॉइंट इज दैट कि आपको इसको 250 शब्दों में ही लिखना है, तो आपको हीरो नहीं बनना। आप अगर हर क्वेश्चन को अबव एवरेज लिख के आएंगे, यू हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट आप पक्का कर सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी। और ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे जैसे आपने देखा। अब नो डाउट हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो आसान लगता है, पर मैं ये चाहता हूँ कि अब इसके बाद जब भी मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, आप पहले एक बार उसको प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि आपको ये समझ में आए ये हो सकता है। देन मूविंग फॉरवर्ड, हमने दो क्वेश्चंस को देखा, और दो क्वेश्चंस अलग अलग तरह के थे। तो जितने भी आप क्वेश्चंस देखोगे यूपीएससी जो आर्ट एंड कल्चर में से पूछे जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, वो बेसिकली 3 तरह के ही क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहली तरह के क्वेश्चन कौन से हैं कि एक पर्टिकुलर एज के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में पूछा गया, और फिर कहा गया कि इसने बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट किया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए इस बार कि हड़प्पन एज की सोसाइटी या रिलीजन के फीचर्स कैसे थे, और इसने उस जमाने के पॉलिटी को, उस जमाने की इकोनॉमी को किस तरह से इम्पैक्ट किया। कि मतलब एक एज के अंदर एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये एक तरह के क्वेश्चन है। दूसरी तरह के क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एज के किसी एस्पेक्ट के बारे में पूछा जाए, और फिर ये कहा जाए कि इसकी मॉडर्न डे रेलेवेंस क्या है, इसकी मॉडर्न डे लिंकेज क्या है, कि जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वैदिक एज का, वो एग्जैक्टली इसी पैटर्न के अंदर पड़ेगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है जो कि हॉलिस्टिक क्वेश्चंस होते हैं। हॉलिस्टिक क्वेश्चन इन द सेंस कि जैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसिंग द इंडियन हिस्ट्री, अगर कल को आ जाए, हाउ डज द इंडियन ओशन हैज शेप्ड द
इंडियन हिस्ट्री, तो वो एक होलिस्टिक क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये 3 तरह के ही क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं। तो जो भी हम एरियाज़ को तैयार करेंगे इस एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर के जो सेकंड हमारा लेक्चर आएगा, तो उसमें मैं आपको इन तीनों पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाऊँगा। जो कंटेंट डिलीवर किया जाएगा वो इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर होगा। सो बेस्ड अपॉन दीज़ एनालिसिस वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन एरियाज जो आपके लिए करके जाने बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर वैदिक एज नो डाउट ज़रूरी है, बट सिंस इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द ईयर ऑफ 2023 ओनली, तो हम इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करेंगे। हम हड़प्पन एज की तैयारी बहुत ढंग से करेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से इसमें से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। अगर पूछा नहीं गया तो अब आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मान लीजिए इस बार क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पन एज की आपको प्रेजेंट डे रेलेवेंस किस तरह से मिलती है, अब मान लीजिए हम एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि कैसे मिल सकती है, क्वेश्चन आ गया इस तरह से। तो हड़प्पन एज के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले है अर्बनाइजेशन उसका, कि उनके टाइम पीरियड के ऊपर बड़े बड़े शहर थे, तो हम कह सकते हैं कि हम उनसे आइडियाज़ को लेके आज के अपने शहरों को थोड़ा बहुत बेटर प्लान कर सकते हैं, बिकॉज दे हैड द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम पीरियड। तो अर्बन फीचर्स कैन बी कॉपीड एंड अर्बन फीचर्स आर स्टिल प्रेजेंट, क्योंकि उस टाइम भी शहर थे, आज भी शहर है। इनका और क्या मशहूर है? इनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मशहूर था। आप धोलावीरा की एग्जांपल दे सकते हो। तो हम कहेंगे कि हम इनसे सीख सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आज हमारे पास भी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, इनके पास भी है। हम इनसे सैनिटेशन के बारे में सीख सकते हैं, हम इनसे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जान सकते हैं। तो ये कुछ भी आप फीचर्स को लिख सकते हैं। द ओनली पॉइंट बिंग कि आपको ये सब कुछ पता है जब आप हड़प्पन एज को पढ़ते हो। द ओनली पॉइंट बिंग कि आप इसको लिख के किस तरह से आओगे, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं आपको हर टॉपिक का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा कि ये कंटेंट है जो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके ये 2 या 3 क्वेश्चन जो हम उसके प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, और अगर आप जुड़ते हो सो यू विल बी बेनिफिटेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने बात कर ली। हम मॉडर्न एज को बहुत ढंग से प्रिपेयर करेंगे। मॉडर्न एज के अंदर हम जनपद और महाजनपद के बारे में भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, एंड गिवन द फैक्ट दैट दिस इज अ रिलेटिवली वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड द सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। पहली अर्बनाइजेशन हमारी हड़प्पन एज, सेकंड जनपद महाजनपद का टाइम पीरियड। तो इन दोनों को हम बहुत ढंग से कवर करेंगे, एंड एट द सेम टाइम इसके साथ हम गुप्ता एज को कवर कर लेंगे। ऑल दो the question has been asked earlier also from the Gupta age, but since this is the cultural golden age of India and आज के टाइम में हमारा कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा रेलेवेंस, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इन 3 एरियाज को कवर करेंगे। कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस होगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया सो इट विल बी अ जैकपॉट फॉर अस। और अगर आप लॉजिकल हो तो आपको समझ में आ गया कि इसी में से एक क्वेश्चन तो पक्का आपको देखने को मिलेगा, तो आपकी पहले से तैयारी होगी। और फिर उसके बाद जो हमारे सर्टेन एरियाज बाकी के बच जाएंगे जो कल्चर स्पेसिफिक हैं, जैसे फिलोसफीज, उनका आज के टाइम में इम्पैक्ट, उनके सर्टेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे, स्कूल्स ऑफ आर्ट। एंड फिर एक इंपॉर्टेंट हम कवरेज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स। जैसे अगर मैं आपको 2014 का एक क्वेश्चन दिखाऊं, तो यहाँ पर 2014 का क्वेश्चन देखिए। Takshila University was one of the oldest universities of the world, which were associated with a large number of renowned learned personalities of different disciplines. Its strategic location caused its flame to flourish, but unlike Nalanda, it is not considered as a university in the modern sense. एंड द डायरेक्टिव इज डिस्कस। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप नालंदा को तक्षशिला से कंपेयर करिए, कि तक्षशिला क्यों बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनी एज कम्पेयर टू नालंदा, कि उसका नाम इतना क्यों नहीं हुआ। 4 लाइन का क्वेश्चन उनके द्वारा दिया गया, और 2014 के जितने भी क्वेश्चन थे वो इतने ज़्यादा बड़े थे। बहुत मुश्किल क्वेश्चन उस पेपर उस साल पूछा गया था। तो इस बार भी नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी न्यूज़ में है। आई होप आपको ये पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी न्यूज़ में है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको रिलेटेड भी हम उनके रिलेटेड भी कवरेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में, कि हाउ हैज़ चैतन्य महाप्रभु रिफॉर्म्ड और रीट्रांसलेटेड द आइडियाज ऑफ द भक्ति मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन आया। तो जैसे इस बार कबीर जी, बहुत सारे और संत खबरों में रहते हैं जो कि एंशंट हिस्ट्री के इन केस हैं, तो हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम हर उस एरिया को कवर करें जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर पूछा जा सकता है, अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। सो आई होप कि आप इस सीरीज से जुड़ेंगे, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तभी उसका रिजल्ट आ पाएगा। मैं अगर अपने एंड पे करता रहूंगा सो दैट विल नॉट लीड टू एनीथिंग। सो आई होप कि आपको पूरा एजेंडा क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से मेहनत करेंगे। हर लेक्चर की जो पीडीएफ है जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, दैट विल बी प्रोवाइडेड ओवर द टेलीग्राम चैनल, एंड द नेम इज
of the Telegram channel is UPSC with Kawal Boyoja. So make sure to follow this and all the relevant video, जो हर वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे उसका भी जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा. एंड द रेस्ट इज अप टू यू कि आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप आगे चले जाएंगे. एंड एट लास्ट अगर हम ओवरऑल बात करें, आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अगले लेक्चर से पहले प्रैक्टिस करके आने हैं. पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन हाउ इंडियन ओशन हैज शेप्ड द इंडियन हिस्ट्री. कि इंडियन ओशन ने किस तरह से इंडियन हिस्ट्री को शेप किया है. ये ऑल दो देखने के लिए मुश्किल क्वेश्चन है, पर इसके ऊपर बाकायदा किताबें भी लिखी हुई हैं और एक बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है. जैसे आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करना कि बुद्धिज़्म फैला है इस सारे ट्रेड रूट से, इंपीरियल चोलास के बारे में बात कर सकते हो. उसके पहले भी आप बात कर सकते हो कि इन सारे सी रूट्स के थ्रू हमने ट्रेडिंग को शुरू किया. चोला चीरास पांड्यास के टाइम पीरियड का रेफरेंस दे सकते हो. तो आपको थोड़ा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ. थोड़ा बहुत नेट से अगर सर्च करना पड़े वो भी करिएगा, पर अपने से एक बार लिखने की कोशिश करना कि आपका दिमाग चलना शुरू हो. नहीं तो अगर मैं सब कुछ बताता रहूँगा तो आपका दिमाग चलना शुरू नहीं होगा, और पेपर के लिए आपका दिमाग चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आसान था, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो इट इज़ द कॉन्फिडेंस दैट वी नीड. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली फ्रेम्ड विद रिस्पेक्ट टू वैदिक हिस्ट्री. कि जिस तरह से वैदिक एज का क्वेश्चन आया था 2023 में, अगर इस पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर सेम क्वेश्चन आए, दैट व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सोसाइटी एंड कल्चर, एंड डू यू थिंक सम ऑफ दीज फीचर्स हैव इन्फ्लुएंस द मॉडर्न इंडियन सोसाइटी. आधा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया जब मैं आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में बता रहा था. तो सेकंड पार्ट आपका पहले ही डिस्कस्ड है, आपको पहला पार्ट लिख के लेके आना है. एंड देयर इज वन इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट. देखो अब टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है, आपको टीचर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे आंसर चेक कर दो, क्योंकि टीचर की भी फिजिकल लिमिटेशन है कि वो नहीं चेक कर पाएगा. अगर मेरे को मान लीजिए 1000 बच्चे आंसर चेक करने के लिए दे दें, मैं नहीं कर सकता, बट टेक्नोलॉजी कैन डू इट. सो देर इज़ अ सॉफ्टवेयर बाय द नेम ऑफ एड्यूमाइंड. अगर आप जो भी आंसर लिख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर जाके अपलोड करेंगे तो ये आपको अपने आप चेक करके बता देगा, बिकॉज मैंने मॉडल आंसर्स डालने होंगे कि इसमें क्या सही हो सकता है क्या नहीं. और सिर्फ ये मॉडल आंसर के हिसाब से चेक नहीं करता. अगर आपका पॉइंट वैलिड है and it is not there in the model answer, then also you will be rewarded for that point. So relatively good software जो कि आपको ढंग से आंसर्स को चेक करके देगा. सो डू चेक इट आउट. एंड नेवर, अगर आपको नहीं भी अपलोड करना, कुछ भी नहीं करना, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बना लो. अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करो कि इसके अंदर मैं क्या क्या पॉइंट्स लिख सकता हूँ, बिकॉज दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. सो आई होप आप इस पूरे आइडिया को दिमाग में रखेंगे, आप इस सीरीज से जुड़ेंगे, मेंस के लिए ढंग से तैयारी करेंगे. अगर आप 2024 के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा, पर इन केस आप 2025 के लिए भी तैयार कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार नहीं तो आपको अगले साल मेंस देना ही पड़ेगा, और उसका रास्ता हमेशा मुश्किल ही होगा जो मेहनत मांगेगा. आपको ये जो पूरी पीडीएफ है उसकी जो पूरी डिटेल्स है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, वीडियो का लिंक मिल जाएगा. एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, या फिर अगर आपके पास कोई भी सजेशन है कि इस सीरीज़ को मैं और कैसे कॉम्प्रिहेंसिव बना सकता हूँ, क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकता हूँ, क्या और दे सकता हूँ, तो वो भी मैं देने की कोशिश करूँगा. प्लीज़ डू कमेंट. आई विल बी वेरी हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दोज चेंजेस. इसके पहले 2023 के जितने भी मॉडल आंसर्स हैं दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ओवर द टेलीग्राम चैनल. उसी तरह से मैं पिछले 5 साल के आपको एटलीस्ट मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा. एंड टू एंड आप मेरा सपोर्ट रहेगा ताकि इस बार आप हिस्ट्री के अंदर ढंग से प्रिपेयर करके आएँ, बिकॉज बच्चों ने प्रीलिम्स के अंदर बहुत मेहनत की थी. प्रीलिम्स के अंदर हिस्ट्री उनका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट गया. सो दैट हैज़ गिवन मी अ मोटिवेशन ऑल्सो कि मैं और ज़्यादा मेहनत पुट इन करूँ, और वो आपको डॉक्यूमेंट्स, लेक्चर्स और मॉडल आंसर्स के अंदर देखने को मिलेगा. एंड द रेस्ट इज़ अपॉन यू, एंड आई होप दैट कि आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच.